रामनाथ अपनी पहली बीवी को खो चुका था। बेटी गोमती ही उसकी दुनिया थी, वही उसकी जीने की वजह थी। गोमती, तू मेरी आंखों का तारा है। जब से तेरी माँ नहीं रही, तभी से मैंने ठान लिया कि तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा और तुझे हमेशा राजकुमारी की तरह पालूंगा। हाँ बाबूजी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और आप जो भी कहोगे मैं वही करूंगी, क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे कितना प्यार करते हो। गांव वालों ने कहा रामनाथ दूसरी शादी कर ले ताकि बेटी को माँ मिल सके। रामनाथ ने सावित्री से ब्याह रचा लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही उसकी बेटी की मुश्किलों की शुरुआत होगी। सावित्री, ये मेरी बेटी है, इसका ध्यान रखना जैसे अपनी बेटी का रखोगी और इसे कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना, क्योंकि इसकी माँ के जाने के बाद मैं इसे खुश देखना चाहता हूँ। सेठ जी, आप चिंता मत करो, मैं इसे अपनी बेटी से बढ़कर प्यार दूंगी और कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पर आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि ये घर के काम में भी हाथ बटाए। अम्मा, मैं आपके लिए पानी ले आऊं और जो भी काम कहोगी वो करूंगी, क्योंकि मुझे आपसे भी बहुत लगाव है और मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में सब खुश रहे और कोई झगड़ा ना हो। रुक्मणी के जन्म के बाद सावित्री का सारा प्यार अपनी बेटी पर और गुस्सा गोमती पर निकलने लगा। रामनाथ खेतों में व्यस्त रहता और घर की हालत समझ नहीं पाता। गोमती, जा जल्दी से रसोई साफ कर और रुक्मणी को दूध पिला दे। अगर देर हुई तो समझ लेना तुझे आज खाना नहीं मिलेगा, और ये भी याद रखना कि इस घर में मेरी ही चलेगी और कोई मेरी बात नहीं टाल सकता। अम्मा, मैं अभी सब कर दूंगी, आप चिंता मत करो। मैं जानती हूँ आपको गुस्सा अच्छा नहीं लगता और बाबूजी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं जल्दी से सब कर देती हूँ ताकि सब खुश रहें। सावित्री अब रुक्मणी को रानी बना के रखती और गोमती से हर छोटा बड़ा काम करवाती। रामनाथ को लगता घर में सब ठीक है, पर हकीकत दूसरी थी। गोमती, ओ गोमती, सुन, जल्दी से पानी भर ला, और हाँ, रुक्मणी के पैर गंदे हो गए हैं, पहले उसके पैर धो, फिर अपने काम पर लगना, समझी? जी माँ, मैं अभी भर के लाती हूँ और दीदी के पैर भी धो देती हूँ। आप बस गुस्सा मत करना, मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि घर का कोई भी काम अधूरा न रहे। सावित्री, आज मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा बना दो। सुबह से खेत में काम करके थक गया हूँ और देखो जरा, गोमती ने भी मेहनत की है, इसके लिए भी कुछ बना देना। सेठ जी, आपके लिए गरम गरम रोटी बनवा दूंगी, पर इसे कुछ देने की जरूरत नहीं। इसे तो आदत होनी चाहिए भूखे रहने की, तभी तो काम में तेजी आएगी, वरना दिन भर हाँफती रहेगी और घर का काम बिगाड़ देगी। बाबूजी, आप खाना खा लो, मैं पानी भर के अभी आती हूँ और बाद में खुद ही कुछ बना लूंगी। आप मेरी चिंता मत करो, मैं मजबूत हूँ और भूख सह लूंगी। मुखिया भैरव पहले से ही रामनाथ से जलता था, क्योंकि रामनाथ कभी उसकी बेईमानी में साथ नहीं देता था। इसलिए भैरव मौका देखता कि कैसे रामनाथ को नीचा दिखाए। ओ रामनाथ, बड़ी शान से जा रहा है, लगता है खूब कमाई कर रहा है, पर ज्यादा उड़ मत बेटा, वरना तेरा पैर जमीन पर टिकना मुश्किल कर दूंगा और तेरी बेटी भी हाथ से निकल जाएगी, समझा? अरे भैरव, तू अपने काम से मतलब रख। मैं ईमानदारी से कमाता हूँ और किसी का हक का नहीं मारता, इसलिए तुझे जलन होती है तो होती रहे। मेरी बेटी मेरी इज्जत है और उसका ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ। हाँ सेठ जी, आप बेकार में इन लोगों से उलझते क्यों हो? गांव में ऐसे लोग बहुत हैं जो दूसरों की खुशी से जलते हैं। आप बस अपनी कमाई पर ध्यान दो और बाकी मुझे संभालने दो। बाबूजी, आप चिंता मत करो, मैं घर अच्छे से संभाल लूंगी। मुझे जो भी काम कहोगे मैं करूंगी, बस आप अपना ख्याल रखना और किसी के कहने में मत आना। रामनाथ को लगा सब सही चल रहा है, पर असली तूफान तो आने वाला था, क्योंकि सावित्री ने मन ही मन गोमती को घर से बाहर करने की कसम खा रखी थी और उसका साथ देने वाला था गांव का वही हरामी मुखिया भैरव। रुक्मणी, तू बड़ी होकर रानी बनेगी और गोमती को मैं इस घर से ऐसा निकालूंगी कि ये फिर कभी लौट कर भी ना आए। बस तुझे मेरे कहे में रहना होगा और कोई भी बात बाहर मत कहना। हाँ अम्मा, मैं आपकी हर बात मानूंगी
और गोमती से भी कहूंगी कि वो मेरी ही सुने। वो वैसे भी काम करने के लिए ही पैदा हुई है, उसके लिए अच्छे कपड़े और अच्छे खाने का कोई हक नहीं। अम्मा मैं सोने जा रही हूँ, सुबह जल्दी उठना है और आपका काम करना है। आपको सुबह दूध भी लाकर देना है और आंगन भी साफ करना है। मैं सब कर दूंगी, आप बस बताना मत भूलना। अब सावित्री और मुखिया की चालें तेज हो रही थीं और गोमती की किस्मत बदलने वाली थी, पर उसे खुद नहीं पता था कि उसका धैर्य उसे कहाँ ले जाएगा और आने वाले दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। गोमती रोज सुबह सुबह पहले घर का कोना कोना साफ करती थी, फिर पानी भरती और हाथी को भी नहलाती, पर रुक्मणी बस हुक्म चलाती थी और अम्मा उसके हर जिद पर खुश होती थी। गोमती, ओ गोमती, सुन, मैं कह रही हूँ, पहले हाथी को चारा डाल, फिर बाजार से मेरे लिए महुआ के पत्ते ले आना, और सुन, रास्ते में गिरना मत, वरना शाम तक भूखी रहना पड़ेगा। हाँ अम्मा, मैं हाथी को चारा डाल रही हूँ और फिर तुरंत बाजार जाऊंगी। आप फिक्र मत करना, मैं सही सलामत लौटूंगी, चाहे जितनी भी भीड़ क्यों ना हो। हाँ गोमती, बाजार से आते वक्त मेरे लिए भी मिठाई लेकर आना, नहीं लाई तो मैं बाबूजी से शिकायत करूंगी कि तूने मेरी बात नहीं मानी और मुझे मारा भी। दीदी मैं सब लेकर आऊंगी, बाबूजी से कुछ भी मत कहना, मैं खुद ही आपको खिलाऊंगी, बस मुझे थोड़ी देर का वक्त देना। भैरव का मकसद साफ था, वो गोमती को डराकर उसकी जिंदगी में जहर घोलना चाहता था ताकि रामनाथ टूट जाए और उसकी जमीन पर कब्जा कर सके। अरे ओ सोठी सेठानी, कहाँ जा रही है इतना जल्दी में? दिखा जरा, थैली में क्या रखा है? कहीं चोरी का माल तो नहीं लेकर जा रही? अपने बाबूजी के लिए सबके सामने तेरा पर्दा खोल दूंगा, समझी? हाँ मुखिया जी, मैं कोई चोरी नहीं करती, मैं महुआ के पत्ते अम्मा के लिए और ये मिठाई दीदी के लिए है। मुझे रास्ता दीजिए, मैं घर जल्दी पहुंचना चाहती हूँ, वरना अम्मा नाराज हो जाएंगी। अरे ऐसे नहीं जाने देंगे, पहले तेरी हिम्मत तोड़नी पड़ेगी। पर तू तो मेरे जैसे आदमी की आंख में आंख डाल के जवाब देती है। जा भी के लिए छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार बिना नजराना दिए जाने नहीं दूंगा। हाँ मैं गरीब की बेटी हूँ मुखिया जी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं और ना ही मैं कुछ गलत करूँगी। अब मैं चलूँ? गोमती घर आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया कि बाजार में क्या हुआ, पर उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सावित्री ने सोचा ये डर अच्छा है, अब इसे और दबाया जा सकता है। ओ गोमती, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी देर करने की? क्या बाजार में सोने चली गई थी? समझ ले, अगली बार अगर देर हुई तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी और तेरे बाबूजी से भी कह दूंगी कि तू इधर उधर घूमती रहती है। अम्मा मैं जल्दी आई हूँ, बस बाजार में भीड़ थी और सामान लेने में वक्त लग गया। आप मुझ पर गुस्सा मत हो, मैं हर काम जल्दी करूँगी। अम्मा देखो ना, ये गोमती हर बार देर करती है, इसे घर से निकाल दो ना। वैसे भी ये हमारे घर में बोझ ही तो है, मेरे हिस्से का खाना भी खा जाती है। सही कहती है मेरी रानी, ये लड़की इस घर के लिए मनहूस है, पर इसका हिसाब तो मैं जल्दी करूंगी। पहले इसकी शादी किसी बुजुर्ग से कर दूंगी ताकि ये हमारी जिंदगी से दूर चली जाए। सावित्री और भैरव ने मिलकर गोमती के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। वे चाहते थे कि गोमती पर कोई इल्जाम लगाकर उसे बदनाम किया जाए ताकि रामनाथ मजबूरी में उसे घर से निकाल दे। जब भी गोमती को सौतेली माँ ताने देती या कुछ भी उल्टा सुल्टा होता, वो नदी के किनारे आकर चुपचाप बैठ जाती। वहीं एक कोना था जहाँ उसे चैन मिलता था और वहीं रोशन मछली पकड़ते पकड़ते उससे मिल जाता है और गोमती उससे बातें करने लगती है। ओ रोशन, तू रोज मछली बेचते हुए मुस्कुरा के बात करता है, तुझे डर नहीं लगता कि गांव वाले क्या कहेंगे? सेठ की बेटी से क्यों बातें करता है? अरे डर तो तब लगे जब चोरी छुपे कुछ करें, हम तो खुला आम बात करते हैं और तू कोई सेठ की बेटी भी है कहाँ? जिस हाल में तुझे देखा उस हाल में किसी नौकर को भी नहीं रखा जाता है। हाँ हाँ, यही सच है, घर में बस एक काम वाली बन के रह गई हूँ।
पर तुझसे बात करके अच्छा लगता है। सच कहूँ तो तेरे बिना अब दिन कटते नहीं। तू क्या कह रही है गोमती? मैं तो एक गरीब मछुआरा हूँ। मेरी तो अपनी झोपड़ी भी टूटी फूटी है। तेरे बाबूजी को पता चला तो मुझे गांव से भगा देंगे। मुझे अब किसी की परवाह नहीं, न बाबूजी की, न अम्मा की, न उस मुखिया भैरव की। तू हाँ कर दे, मैं सब छोड़ के तेरे साथ चल पड़ूंगी। उस शाम नदी के किनारे एक पुराना मंदिर था। वहीं पे दोनों ने मिलकर शादी कर ली, बिना किसी शोर गुल्ले के, बिना किसी रिश्तेदार के, बस भगवान को साक्षी मानकर। देख ले गोमती, ये जो रास्ता तुमने चुना है, इसमें ना गहना मिलेगा ना महल। बस मैं हूँ और मेरी मछलियों की गंध। मुझे महल नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। अब तेरे साथ झोपड़ी भी राजमहल लगेगा। और इस तरह गोमती उस घर को छोड़कर चली गई, जहाँ उसकी माँ ने उसे नौकर से भी बदतर बना दिया था। अब वो नदी के किनारे रोशन की झोपड़ी में रहती थी। अरे सुनी तूने, गोमती सेठ की बेटी भाग गई, किसी मछुआरे से ब्याह कर लिया। हाँ, और मुखिया भैरव का तो खून खौल रहा है। कह रहा था कि गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उधर सावित्री का चेहरा गुस्से से लाल था और भैरव जो मौके की ताक में था, उसने तो गांव भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि गोमती ने कुल की नाक कटा दी। अरे सुनो गाँव वालों, जब सेठ की बेटी ऐसे भागकर ब्याह कर सकती है तो बाकी लड़कियों का क्या होगा? अब से हर हफ्ते मछुआरे से वसूली होगी ताकि उसकी औकात समझ में आ जाए। हाँ, अब रोशन का जीना मुश्किल हो गया था। भैरव कभी उसकी सारी मछली छीन लेता तो कभी घर के बाहर आकर उसे गालियां देता। रोशन, ये सब मुझसे देखा नहीं जाता, तू मेरे लिए तकलीफ उठा रहा है। अरे तू तो मेरी बीवी है गोमती, अगर तेरे लिए ना लड़ूं तो फिर मेरा मर्द कहलाने का हक भी नहीं। गोमती को अब समझ आ गया था कि असली प्यार क्या होता है। जिसे दुनिया हीन समझती थी, वही उसका सहारा बन गया था। रोशन, एक बात कहूँ, जब मैं पहली बार तुझे देखा था ना नदी के किनारे, तभी जान गई थी कि तू ही मेरा हमसफर बनेगा। और जब तूने पहली बार मुझसे बात की थी, उस दिन से मैंने भी अपने ख्वाबों में तुझी को देखा है। और इसी तरह गांव की बातें, मुखिया की धमकियां और गरीबी, इन सब से ऊपर एक प्यार की कहानी ने जन्म लिया। रोशन और गोमती की शादी के बाद गांव में कानाफुशी शुरू हो गई थी। एक गरीब मछुआरे के साथ सेठ की बेटी भाग गई है, ये बात भैरव को बहुत चुभ रही थी। अब उसका गुस्सा और हुकूमत दोनों का शिकार बनने वाला था बेचारा रोशन। अबे सुन बे रोशन, अब तू हर हफ्ते मेरे दरवाजे पे मछली भेजेगा, वो भी मुफ्त में। हाँ, और अगर तेरी बीवी कहीं दिखी ना गांव में घुसते हुए तो उसका भी ठिकाना बना दूंगा। गांव की मर्यादा तोड़ी है तूने, अब इसका जुर्माना तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। हाँ, मुखिया जी, मछली मेरी मेहनत की कमाई है, आप जबरन कुछ नहीं ले सकते। हम गरीब हैं मगर खुददार भी है। अच्छा बेटा, जब सेठ की बेटी से ब्याह करने की हिम्मत कर ली तब तो तेरी खुददारी दिखने की जरूरत नहीं थी। जो बोल दिया सो बोल दिया, नहीं माना तो तेरे हाथ पैर तुड़वा दूंगा। हाँ, हर दूसरे दिन भैरव के आदमी रोशन के पास पहुंच जाते और उसको बहुत परेशान करते, लेकिन रोशन सब कुछ सहता रहा, बस इसलिए कि गोमती को कुछ न हो। रोज तुझे इस हाल में देखकर मेरा दिल फटता है रोशन, मैं जानती हूँ सब मेरी वजह से हो रहा है। तू चाहे तो मुझे छोड़ दे, तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। गोमती, तू मेरा सिरमौर है, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। अगर तुझे छोड़ दूं तो ये जान तो बच जाएगी, पर जिंदगानी बेमान हो जाएगी। उधर गांव में एक अजनबी आया था, लंबा कद, पुराने कपड़े, झोले में कुछ जड़ी बूटियां। लोगों ने उसे मामूली साधु समझ लिया, पर कोई नहीं जानता था कि वो राजा विक्रम सिंह था, जो अपने ही राज्य की असली तस्वीर देखने निकला था। ओ भाई, ये मछली कैसे दी? और इसकी खुशबू तो बड़ी ताजगी वाली है। क्या तुम ही पकड़ते हो इसे? हाँ साहब, मैं ही पकड़ता हूँ, और अगर चाहिए तो साफ करके भी दे दूं, लेकिन थाली में स्वाद तभी आएगा जब बीवी गोमती इसे बनाएगी। हाँ। अरे छोड़ो ना जी, राजा महाराजा की बात करते हो, इनको हमारी बनाई मछली क्या पसंद आएगी? बड़े मजेदार बात की तुमने।
पर एक बात बताओ, तुम लोग इतने सीधे सच्चे हो, फिर भी ये भैरव तुम पर जुल्म क्यों करता है? राजा ने धीरे धीरे गांव की हालात देखनी शुरू की। वो रोज रोशन के पास मछली लेने आता और हर दिन कुछ नया देखता। भैरव की बदतमीजी, गांव वालों का डर और गोमती की सादगी उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। अजनबी भैया, आप रोज आते हैं और बिना कुछ पूछे हमारी मदद भी करते हैं। आप आखिर कौन हैं? अरे मैं कोई खास नहीं, बस एक आदमी हूँ जो देखना चाहता है कि गांव में सच में इंसानियत बची है या नहीं। लेकिन भैरव को राजा की मौजूदगी खटकने लगी थी। उसे किसी ने कान में कहा, भैया ये अजनबी आम नहीं लगता, इसकी चाल बात और नजर कुछ अलग है। अगर ये सच में बड़ा आदमी निकला तो मेरी सारी चालें खुल जाएगी। इससे पहले कि देर हो जाए कुछ करना पड़ेगा। उस रात भैरव ने अपने गुंडों को बुलाया। प्लान बना, रोशन और गोमती की झोपड़ी में आग लगानी है, अजनबी की शक्ल पहचाननी है और सबूत मिटाने हैं। आधी रात का वक्त था। भैरव के आदमी गांव की गलियों में दबे पांव घूम रहे थे। सबको पता था कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रोशन, मुझे दिल से डर लग रहा है। रात भर सपने में भी कोई डरावनी परछाई दिख रही है। लगता है जैसे कोई हमें नुकसान पहुंचाने ही वाला है। गोमती, जब से हमने मंदिर में शादी किया है तभी से कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। ये गांव वाले और भैरव की नजरें हम पर क्यों टिकी हुई है, समझ में नहीं आ रहा। क्या सच में भैरव हमें खत्म करना चाहता है या ये सिर्फ मेरा वहम है? लेकिन दिल कहता है कि खतरा बहुत पास है, हमें कुछ करना पड़ेगा। भैरव का एक आदमी गांव वालों के ऊपर नजर रखा था ताकि कोई आए ना और सब काम शांति से हो जाए। अरे सुनो सब लोग, मालिक का सीधा हुक्म है, आज रात इस रोशन को जड़ से खत्म कर दो ताकि गांव में कोई गरीब अपनी इज्जत के लिए खड़ा होने की हिम्मत ना कर सके। हाँ चलो। पर मालिक, गांव वाले देख लेंगे तो क्या कहेंगे? कहीं राजा को पता चला तो हमारी खैर नहीं, फिर तो हमें भी सजा भुगतनी पड़ेगी। हाँ। अरे राजा यहाँ नहीं आएगा, मालिक उसे भी चुप करने का इंतजाम कर लिया है। अब बिना देर किए काम कर डालो, आज की रात ही खेल खत्म होना चाहिए। हाँ। रोशन को पता नहीं था कि उसकी हर हरकत पर किसी की नजर लगी हुई है। भैरव के आदमी भी वहीं छुपे थे और एक मौके की तलाश कर रहे थे। रोशन, जल्दी कर, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे लगता है आज कुछ बुरा होने वाला है। मेरी बात मान और चल यहाँ से, अभी घर वापस चले। नहीं गोमती, मैं रोज की तरह मछली बेचने के लिए जाल दुरुस्त कर लूं, फिर हम घर चलेंगे। जब तक डर के भागते रहेंगे तब तक ये लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन रोशन, मैंने भैरव के आदमियों को देखा है, वो सब इकट्ठा हो रहे हैं और उनके हाथ में लाठियां और तलवारें हैं। हमें सच में यहाँ से भाग जाना चाहिए। गांव की ठंडी हवाओं में अब मौत का साया मंडरा रहा था। हर तरफ भैरव के आदमियों की आहट थी और गांव में एक भी आदमी मदद के लिए बाहर नहीं निकल रहा था। अरे रोशन, आज तेरा हिसाब हो जाएगा। तूने मालिक का नाम मिट्टी में मिला दिया, गरीब होकर भी सेठ की बेटी को ले आया। अब तुझे सबक सिखाना जरूरी है। हाँ। मैं डरने वाला नहीं हूँ, चाहे जितने भी लोग आ जाए। अगर मुझे मारना चाहते हो तो आ जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे एक एक जुल्म का हिसाब राजा तक पहुँचाऊंगा मैं। हाँ। रोशन, बस बहुत हुआ, अब और बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी कसम है, चल भाग चले। इन लोगों का दिल पत्थर का है, हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे पकड़ लो दोनों को, लड़की को मालिक के सामने ले जाएंगे और लड़के को यही खत्म कर देंगे ताकि गांव में डर बैठ जाए। हाँ। गांव की रात की खामोशी में सिर्फ पत्तों की सरसराहट और कुछ लोगों की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे हवा भी डर से कांप रही हो। देख रोशन, भागने की कोशिश मत करना, हम तुम्हें और इस लड़की को लेकर मालिक के पास जाएंगे और वहाँ जो फैसला होगा वही तुम्हारी किस्मत तय करेगा। हाँ। अच्छा,
अगर किस्मत की बात है तो खुदा की कसम किस्मत वही लिखेगा। मैं गरीब जरूर हूं, पर इतना कमजोर नहीं कि तुम अपनी और अपनी औरत की इज्जत के लिए मैं लड़ ना सकूं। रोशन, मैं बोल रही हूँ, मत उलझ। देख, ये कितने लोग हैं, हम दोनों क्या कर लेंगे? भगवान के लिए यहाँ से भाग चल। नहीं गोमती, अगर आज भाग गए तो ये सारी जिंदगी हमारा पीछा करेंगे। आज इन्हें दिखा देना होगा कि गरीब की इज्जत भी होती है और वो मरते दम तक लड़ेगा। सबकी नजरें रोशन और गोमती पर थीं, इसलिए उस परछाई पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन वो परछाई भैरव के आदमियों की हरकतें देख रही थी। इन लोगों की हिम्मत तो देखो, राजा की रियासत में उसकी प्रजा पर इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। अगर सही वक्त पर कुछ ना किया तो ये गांव बर्बाद कर देंगे। अरे पकड़ो इस लड़के को, अब देर मत करो। मालिक ने साफ कहा है कि इसे सबक सिखाना है, ताकि गांव में कोई गरीब फिर से सिर उठाकर जीने की ना सोचे। हाँ, अगर मुझसे लड़ने की हिम्मत है तो एक एक करके आओ। मुझे भी देखना है भैरव के आदमी कितने बहादुर हैं, या सिर्फ भीड़ में ही शेर बनते हैं। रोशन, पागल मत बन, ये सब तेरी जान के दुश्मन हैं। देख, मैं तेरे पैर ऊपर गिरती हूँ, चल मेरे साथ, मेरी जान भी खतरे में है। रात के सन्नाटे, वो गुप्त आदमी सबके सामने आ जाता है और उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। सुनो भैरव के कुत्तों, अगर आज किसी ने इस लड़के या लड़की को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे जिस्म में इतनी हड्डियां तोड़ूंगा कि मालिक भी पहचान नहीं पाएगा। कौन है बे तू, इतना दम दिखा रहा है? बता, तेरा नाम बता, और किसके कहने पर आया है? हिम्मत कैसे हुई भैरव के काम में टांग लड़ाने की? हाँ, मेरा नाम जानने लायक तेरी औकात नहीं, पर इतना समझ ले कि आज तेरा बुरा वक्त शुरू हो चुका है, और जब तक मैं जिंदा हूं कोई इन दोनों को छू भी नहीं पाएगा। हे भगवान, ये कौन फरिश्ता भेज दिया तूने हमारी मदद के लिए? रोशन देख, लगता है हमारी दुआ कबूल हो गई। गोमती, मुझे नहीं पता ये कौन है, पर जो भी है आज हमारी जान इसी की वजह से बची है। भगवान इसका भला करे। अंधेरे में उस आदमी की आंखें चमक रही थी, जैसे उसके अंदर कोई बड़ा राज छुपा हो। उसके हाथ में वही लाठी थी जिसने भैरव के गुंडों को थर्रा दिया था। बाबूजी, आप कौन हैं और क्यों हमारी मदद कर रहे हैं? आजकल कोई बिना मतलब के किसी के लिए जान जोखिम में नहीं डालता। बेटा, नाम पूछोगे तो वक्त लगेगा समझाने में, पर इतना जान लो कि तुम दोनों के साथ जो हुआ वो देख नहीं पाया मैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हमें आप पर पूरा भरोसा है, बस इतना बताइए कि अब क्या करना होगा? भैरव तो हमें छोड़ने वाला नहीं, और अब तो हमारी जान भी खतरे में है। भैरव की जड़ें बहुत गहरी है, सिर्फ लड़ाई से कुछ नहीं होगा। अब वक्त है उसकी असलियत को राजा तक पहुंचाने का, और वो भी सबूत के साथ। अगली सुबह गुप्त आदमी रोशन और गोमती बैठकर योजना बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है। वो बच्चा दरअसल राजा की रसोई में काम करता था। गुप्त आदमी ने उसे इशारे से पास बुलाया और धीरे धीरे उसकी हथेली में एक चिट पकड़ाई। सुन छोटे, ये चिट्ठी राजा विक्रम सिंह को खुद देना, और किसी को बताना नहीं कहाँ से मिली है। अगर सही सलामत पहुँचा दी तो बड़ा इनाम मिलेगा तुझे। हाँ जी बाबूजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर रास्ते में कोई देख लिया तो दिक्कत हो सकती है। भैरव के आदमी हर जगह फैले हैं। तुझसे ज्यादा होशियार बच्चा मैंने कहीं नहीं देखा। जब रास्ते में कोई दिखे तो कह देना मछली बेचने जा रहा हूँ, कोई शक नहीं करेगा। क्या आपने राजा तक पहुँचने का रास्ता निकाल लिया है? अगर हाँ तो बताइए, हम क्या करें? हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ। नहीं बेटा, तुम्हें गांव में ही रहना होगा, ताकि भैरव को शक ना हो। जब राजा आएगा तब सबके सामने से पर्दा हट जाएगा। अभी चुप रहना ही जरूरी है। दिल में डर तो बहुत है बाबूजी, लेकिन आपकी बातें सुनकर थोड़ी हिम्मत मिलती है। बस भगवान करे वो चिट राजा तक पहुंच जाए। कुछ समय बाद
भैरव ने पंचायत बुलाया और भीड़ जुट गई और भैरव का चेहरा गुस्से से लाल लगता था, जैसे किसी ने उसकी नींद उड़ा दी हो। सबके सामने खड़ा होकर वो गरजने लगा। अरे सुन लो गाँव वालों, अब किसी की मछली, किसी की झोपड़ी या किसी की बहन बेटी को लेकर कोई तमाशा नहीं चलेगा। जो मेरे खिलाफ गया उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ भैरव भैया, आप तो मुखिया हो, गांव का रखवाला होना चाहिए आपको, पर आप ही अगर डर फैलाओगे तो हम किसके पास जाएंगे? अबे चुप बे, मैं इस गांव को जानता हूँ। कोई है जो राजा तक खबर पहुंचाना चाहता है, लेकिन याद रखो, अगर पता चल गया तो उसे मैं खुद जलती लकड़ियों में सजा दूंगा। हाँ लगता है भैरव को कुछ खबर लग गई है। अब बहुत संभल कर रहना होगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ रोशन, पर एक बात है, अगर हम डर गए तो फिर कुछ नहीं बदल सकता। अब वक्त आ गया है कि गांव की किस्मत बदली जाए। अगली सुबह पूरा गांव लोगों से भर चुका था। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या इस बार सच में अन्याय का अंत होगा? भैरव को रस्सियों से बांधा गया था और राजा विक्रम सिंह भी आके वहीं खड़े थे। भैरव सिंह, जब मैंने इस गांव में कदम रखा था तो सोचा नहीं था कि इंसान के भेष में ऐसा दरिंदा भी मिलेगा। तूने सिर्फ एक मछुआरे का घर नहीं जलाया, तूने इंसानियत को जला दिया। राजा जी, मेरा कसूर इतना बड़ा नहीं है जितनी इस सजा दी जा रही है। मैंने गांव की मर्यादा बचाने के लिए ऐसा किया। ये गोमती मछुआरे से ब्याह करके पूरे गांव को शर्मिंदा कर रही थी। हाँ राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें भैरव की आंखों में थी, लेकिन उस नजर में अब दया नहीं थी, सिर्फ फैसला था। मर्यादा के नाम पर तूने जो कुछ किया, क्या वो सही था? झोपड़ी फूंक दी और गुंडे भेजे मुझे मारने के लिए, और अब भी तुझे कोई पछतावा नहीं। तू सच में इंसान नहीं है भैरव। मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं छीना, लेकिन तू मेरी हर खुशी को लूटा। तू सिर्फ हमसे नहीं, अपने जमीर से भी हार गया है। रुक्मणी धीरे धीरे गोमती के पास आई। आंखों से आंसू टपकते जा रहे थे। दीदी माफ कर दे, मैंने जो किया वो लालच में किया था। सोचा था सब कुछ पा जाऊंगी, लेकिन आज हाथ खाली है और दिल भरा है पछतावे से। तू मेरी बहन है रुक्मणी, बहन से गलती हो सकती है, पर माफ करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। मैं तुझे माफ करती हूँ। आज मैं ऐलान करता हूँ कि भैरव सिंह को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। उसे आज से रियासत के कारागार में डाला जाएगा और कभी रिया नहीं किया जाएगा। सैनिकों ने भैरव को ले जाने लगे। गांव वालों की भीड़ में से कई लोग चुपचाप देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी पुरानी तकलीफ से आज उन्हें राहत मिली हो। बेटा रोशन, तेरी ईमानदारी, हिम्मत और प्रेम ने आज सबको जीत दिलाई है। मैं तुझे इस गांव का नया मुखिया घोषित करता हूँ। जी राजा जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं वादा करता हूँ कि इस गांव में कभी कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा और ना ही किसी पर कोई जुल्म होगा। कुछ महीने बीते। रोशन और गोमती बहुत अमीर हो जाती हैं और गांव वाले अब उन दोनों की बहुत ही ज्यादा इज्जत की नजर से देखते हैं। गोमती, तेरे हाथों की मछली खाए बिना अब रियासत का कोई त्योहार अधूरा लगता है बेटा। राजा जी, अब आप मेहमान नहीं, अपने जैसे हो गए हैं। जब भी आएंगे थाली तैयार रहेगी। समय बीतता गया और सब पहले से भी अच्छा हो गया। पूरा गांव सुख शांति से रहने लगा और रोशन और गोमती ने भी उस गांव को अपना लिया था। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो पार्ट 2 कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। गोविंदपुर नामक गांव के छोटे से गांव में हरिया नाम का किसान खेत में काम कर रहा होता है। चलो, आज के लिए इतना काफी है। अब घर चलता हूँ। उसके बाद हरिया अपने घर चला जाता है, अपनी सुधा पत्नी के पास। ये क्या है जी, आज आप खेत से इतनी जल्दी आ गए? हाँ, आज काम जल्दी हो गया, इसलिए मैं जल्दी आ गया।
ए जी, मैं क्या कहती हूँ, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? ये तुम क्या कह रही हो सुधा? मैं एक किसान हूँ, तो मैं भला दूसरा काम क्यों ढूंढूंगा? ये काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बचपन से ही यही काम तो किया है। इसके अलावा और मुझे कुछ भी तो नहीं आता है। पर आपको तो पता है ना कि आपके पिताजी के कर्ज लेने की वजह से आपकी जमीन उस जमशेद जमींदार के पास चली गई है, और आप उसी जमींदार के लिए अपनी ही जमीन पर ऐसे काम करते हो। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऊपर से अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो ना तो हमारा कर्ज चुक पाएगा और ना ही हम 2 वक्त का भोजन ठीक से कर पाएंगे जी। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो सुधा। इसमें मुझे जितने पैसे मिलते हैं उसमें आधे से ज्यादा पैसे तो मेरे जमीन के कर्ज चुकाने के लिए चले जाते हैं, और जितने पैसे मैं चुकाने के लिए देता हूँ वैसे करते करते तो मेरा पूरा जीवन निकल जाएगा। लेकिन ये कर्ज नहीं चुक पाएगा। मुझे दूसरा काम तो करना चाहिए, पर मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ और आता भी नहीं है। क्यों ना आप लकड़हारे का काम करो? हमारे गांव में जो मदन है ना, वो भी लकड़हारा है, और वो लकड़ियां बेचकर आपसे ज्यादा पैसे भी कमा लेता है। तुमने सुझाव तो बहुत अच्छा दिया है। मैं लकड़हारे का काम तो कर ही सकता हूँ, और इससे कम से कम मैं अभी जितना कमा सकता हूँ उससे तो ज्यादा ही मिलेंगे। हाँ, अच्छा ठीक है, तो मैं अब से जमींदार के पास जाकर अपने पैसे लेकर उन्हें कह देता हूँ कि कल से मैं नहीं आऊँगा। हाँ। ऐसा कहते ही हरिया वहाँ से निकल जाता है और सीधे मदन के पास जाता है। अरे हरिया, आजकल तो तुम बहुत ही मेहनत कर रहे हो। मैं ये देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। ये लो तुम्हारे मेहनत के पैसे। अरे धन्यवाद जमींदार जी, आपका शुक्रिया ये कहने के लिए। पर मैं यहाँ ये बताने आया था कि कल से मैं नहीं आऊँगा। अरे पर क्यों नहीं? क्या तुम अपनी जमीन छुड़वाना नहीं चाहते? चाहता हूँ जमींदार जी, पर इस काम में मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं, और आधे से ज्यादा तो मैं जमीन छुड़वाने के लिए ही देता हूँ। उससे तो जो मिलता है उसे 2 वक्त का भोजन भी हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं कोई नया काम करने वाला हूँ। हाँ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। मुझे तो अपने पैसों से मतलब है। अब तुम यहाँ काम करो या कहीं और, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। बस मुझे समय पर पैसे मिल जाना चाहिए। हाँ। ऐसा कहते ही हरिया वहाँ से निकल जाता है और सीधे मदन के पास जाता है। अरे भाई मदन, मेरी पत्नी कह रही थी कि तूने लकड़हारे का काम शुरू किया है। उससे बहुत अच्छी कमाई भी हो रही है। क्या तू मुझे भी अपने साथ ले जाएगा? मैं भी अपने जमीन छुड़वाने के लिए ये काम करना चाहता हूँ। अरे हाँ, क्यों नहीं हरिया भैया, आप तो मेरे अपने बड़े भाई जैसे हो। भला मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। चलिए आज हम दोनों साथ चलते हैं। उसके बाद वो दोनों ही साथ साथ जंगल में चले जाते हैं लकड़ियाँ काटने के लिए। अरे मदन, हम जंगल में इतने अंदर क्यों जा रहे हैं? हम तो नजदीक के पेड़ भी काट सकते हैं ना। हाँ, काट तो सकते हैं, लेकिन उनकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। और अगर गांव के नजदीक के सारे पेड़ काट देंगे तो वहाँ कोई भी पेड़ नहीं रहेगा। इसलिए हम जंगल के अंदर के पेड़ों को काटते हैं, क्योंकि जंगल के अंदर बहुत ज्यादा पेड़ है, और उनमें कुछ ऐसे भी पेड़ है जिनके बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। हाँ। तू कहना क्या चाहता है कि हर पेड़ के अलग दाम मिलते हैं? अरे हाँ हरिया भैया, हर पेड़ के अलग अलग दाम मिलते हैं, क्योंकि हर पेड़ एक जैसे नहीं होते हैं। किसी पेड़ की गुणवत्ता अच्छी होती है तो किसी की थोड़ी कम होती है। जंगल में तो कुछ ऐसे दुर्लभ पेड़ भी होते हैं जिन्हें बड़ा होने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। उसे बेचने पर तो बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। हाँ। अरे वाह, मुझे तो पेड़ों के बारे में इतना कुछ पता ही नहीं था। हाँ, अब पता चल गया ना, तो चलिए हम 2 भागों में बट जाते हैं। आप उस तरफ के पेड़ काट लीजिए, मैं इस तरफ के पेड़ काट लेता हूँ, फिर दोनों साथ में घर चलेंगे। हाँ। उसके बाद दोनों ही अलग अलग दिशा में पेड़ काटने लग जाते हैं।
पता नहीं क्यों, पर मुझे यहाँ के पेड़ इतने गुणवत्ता वाले नहीं लग रहे हैं। मदन कह रहा था कि हम जितना अंदर जाएंगे हमें उतनी अच्छी गुणवत्ता वाले पेड़ मिलेंगे। मुझे शायद थोड़ा और अंदर चलकर देखना चाहिए। हाँ, ऐसा कहते ही हरिया थोड़ा और अंदर चला जाता है, गहरे जंगल के अंदर। पर जब वो जंगल के अंदर की तरफ जाता है तो उसे एक गुफा मिलती है। ये क्या? यहाँ पर तो एक गुफा भी है। इस गुफा को देखकर लगता है कि मैं जंगल में कुछ ज्यादा ही अंदर आ गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ से पेड़ को काट लेता हूँ। हाँ, उसके बाद हरिया उन पेड़ों को काटने लग जाता है और तभी जंगल से एक शेर के दहाड़ने की आवाज बहुत ही तेजी से सुनाई पड़ती है। अरे ये क्या? ये तो एक शेर की दहाड़ सुनाई दे रही है। मैं जंगल में इतने अंदर चला आया कि मैंने तो इस बात का ध्यान ही नहीं रखा कि यहाँ जंगली जानवर हो सकते हैं। अब मैं क्या करूं? अगर शेर ने मुझे देख लिया तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगा। शेर की दहाड़ सुनकर हरिया बहुत ही डर जाता है और बिना कुछ सोचे समझे ही वो उस गुफा के अंदर बचने के लिए चला जाता है, जहाँ उसे बहुत सारा खजाना दिखाई पड़ता है और उससे ठीक बगल में ही एक गधा रस्सी से बंधा हुआ होता है। अरे ये क्या? इतना सारा सोना, और यहाँ पर तो एक गधा भी है। ये मैं कहाँ आ गया? लगता है मैं ये किसी डाकू का अड्डा है जहाँ डाकुओं ने अपने खजाने को छुपा रखा है। अब मैं ये कहाँ फंस गया? अगर डाकू यहाँ आ गए और उन्होंने मुझे देख लिया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, और अगर मैं बाहर गया तो वो शेर मुझे नहीं छोड़ेगा। अब मैं क्या करूं? मैं खेती बाड़ी में ही ठीक था। मैं फालतू में सुधा की बातों में आकर ये लकड़हारे का काम करने लग गया। इसमें कितना जोखिम है। अरे तुम्हें इतना क्यों डर लग रहा है? तो तुम्हें जंगल के अंदर आने की क्या जरूरत थी? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये गधा बोल कैसे रहा है? मुझे तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। अरे विश्वास तो मुझे नहीं हो रहा कि यहाँ कोई इंसान आ गया है। कितने वर्ष बीत गए, मैंने किसी इंसान से बात किए हुए हैं। पता नहीं ये सपना है या सच, लेकिन ये गधा तो सच में बोल रहा है। हाँ हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ, और ये कोई सपना नहीं, पर बहुत जल्द तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं। सपने पूरे हो सकते हैं? वो भी मेरे? हाँ, क्योंकि कोई आम गधा नहीं हूँ मैं किसी भी व्यक्ति का नसीब बदल सकता हूँ। नसीब बदल सकते हो? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। तुम जो बगल में ये खजाना देख रहे हो, तुम इस खजाने से हर रोज 10 सोने के सिक्के ले जा सकते हो, जिससे तुम बहुत जल्द ज्यादा अमीर बन सकते हो। और वही दूसरी तरफ एक नसीब बदलने वाला मैं गधा हूँ। अगर तुम मुझे खिलाओ तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो अपनाने के लिए एक रास्ता बताऊंगा, जिसमें चलकर तुम आसानी से वो प्राप्त कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तुम चाहो मैं तुम्हें ऐसा मार्ग भी बता सकता हूँ जिससे तुम इस राज्य के महाराज भी बन सकते हो। अरे नहीं नहीं, मुझे महाराज नहीं बनना है। मैं एक सीधा साधा आम इंसान हूँ और मैं इसी से खुश हूँ। बस मेरी एक इच्छा है कि मुझे मेरी जमीन वापस मिल जाए, तो जमींदार के कब्जे में है। लेकिन तुमने अभी अभी कहा कि मैं इस खजाने के केवल 10 सिक्के ले जा सकता हूँ, पर अगर मैंने यहाँ से ज्यादा सोने के सिक्के लिए तो क्या होगा? यह तो मुझे भी नहीं पता। मुझे केवल इतना पता है कि अगर तुमने यहाँ से 10 सिक्के से ज्यादा उठाए और अपने साथ ले गए तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी, जो बहुत बुरा हो सकता है। तो बताओ, तुम क्या लेना पसंद करोगे? यहाँ से रोज 10 सोने के सिक्के या मुझसे अपनी इच्छा? बताओ।
गधे की बात सुनकर हरिया थोड़ी देर सोचता है और एक निर्णय लेता है। ठीक है, मैंने सोच लिया है। अगर मैं यहाँ से रोज 10 सोने के सिक्के ले गया तो भले ही मैं अमीर हो जाऊंगा, लेकिन सबको मुझ पर शक होने लग जाएगा, जिससे मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। इसलिए मैं तुमसे एक मार्ग चाहता हूँ। मुझे बस इतना बताओ कि मैं कैसे अपनी जमीन को छुड़वा सकता हूँ। हाँ ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ खिलाना होगा। माफ करना, पर अभी तो मेरे पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। पर मैं वादा करता हूँ, अगर तुमने मुझे सही मार्ग बताया तो जिससे मेरी जमीन मुझे वापस मिल जाता है, तो मैं यहाँ फिर से वापस जरूर आऊंगा और तुम्हें ढेर सारे गाजर खिलाऊंगा। हाँ क्या कहा? गाजर? वो भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हें पर विश्वास कर रहा हूँ और तुम्हें एक मार्ग बता रहा हूँ। इस गुफा से जब तुम निकलोगे तो तुम्हें एक पेड़ दिखाई देगा। वो दिखने में भले ही कोई मामूली पेड़ जैसा है, लेकिन उस पेड़ को ठीक से बड़ा होने में 400 वर्ष लग जाते हैं। अगर तुम उस पेड़ को बेचोगे तो तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम अपनी जमीन को आराम से छुड़ा सकते हो। हाँ। पर मुझे पता कैसे चलेगा कि ये वही पेड़ है जिसकी तुम बात कर रहे हो? अच्छा सवाल है, पर पेड़ थोड़ा गहरा रंग का होगा और मोटा भी। यहाँ केवल एक ही पेड़ है जो इस तरह का है, इसलिए तुम आसानी से पहचान सकते हो। उसके बाद हरिया वहाँ से निकल जाता है और गधे के कहने के अनुसार उस पेड़ को ढूंढने लग जाता है और उसे वो पेड़ मिल भी जाता है। हाँ, यहाँ पर केवल एक ही पेड़ है जो दूसरे पेड़ों से थोड़ा अलग है, गहरा रंग है और थोड़ा मोटा। यही वो पेड़ हो कहाँ? इसके बाद हरिया उस पेड़ को काटने लग जाता है और जब वो पेड़ कट चुका होता है तो वो निकल जाता है और रास्ते में ही उसे मदन मिलता है। अरे ये क्या हरिया भैया, आप कहाँ चले गए थे? जंगल से शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई मिल रही थी, तो मैं डर गया था कि कहीं वो आपको कुछ कर ना दे। अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गए। अब चलिए साथ चलते हैं और इन लकड़ियों को बेच कर आते हैं। अरे ये क्या मदन, आज तुम्हारे साथ ये दूसरा आदमी कौन है? ये हरिया भैया है, ये मेरे गांव में ही रहते हैं। हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है और ये भी अब से लकड़हारे का काम करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इन्हें भी अपने साथ ले लिया है। अच्छा अच्छा, तो लाओ जरा दिखाओ कि इस नए आदमी ने, मेरा मतलब है कि हरिया ने कौन सी लकड़ियाँ काटी है। हाँ। उसके बाद साहूकार हरिया के लाए हुए लकड़ियों को ध्यान से देखता है और उसे आश्चर्य हो जाता है। अरे ये क्या हरिया, ये तुमने कहाँ से मिल गया? ये लकड़ियाँ तो बहुत दुर्लभ है, ऐसे पेड़ों को तो 400 वर्ष लग जाते हैं बड़ा होने में। तुमने तो बहुत ही मूल्यवान पेड़ को काट कर लाया है। वाह वाह, तुम तो आते ही अमीर बन गए। ये लो इस लकड़ियों के मूल्य हैं। अरे ये क्या, इतने सारे सोने के सिक्के? ये तो बहुत ही ज्यादा है साहूकार जी। अरे ये तो कुछ भी नहीं, इससे जो सामान बनेंगे इसकी कीमत तो और भी ज्यादा होगी। हाँ। अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहूकार जी। आपने जितने पैसे दिए इसमें तो मैं आराम से अपनी जमीन को वापस ले लूंगा। हाँ। उसके बाद हरिया खुश होते हुए जमींदार के पास जाता है अपनी जमीन को छुड़वाने के लिए। क्या बात है हरिया, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। लगता है तुम्हें कोई अच्छा काम नहीं मिला। चलो अच्छा है कि तुम वापस आ गए। मुझे भी कोई किसान नहीं मिल रहा था अपने खेत के लिए। हाँ। अरे नहीं नहीं जमींदार जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ अपनी जमीन को छुड़वाने आया हूँ। हाँ। है? ये तुम क्या कह रहे हो हरिया? तुम होश में तो हो ना? तुम्हें पता तो है ना कि जमीन को छुड़वाने के लिए तुम्हें कितना सारा धन देना होगा? हाँ जमींदार जी, मुझे ये बात भली भांति पता है और इसलिए मैं वो धन लेकर आया हूँ। ये लीजिए आपके धन जो मेरे पिताजी ने आपसे उधार लिए थे। हाँ। जमींदार उस धन को देखकर बहुत ही आश्चर्य हो जाता है। तो ठीक है जमींदार जी, अब से वो जमीन मेरी हुई
तो अब मैं चलता हूँ। हाँ। अरे ये कैसे हो सकता है? भला इस जैसा गरीब इतना सारा धन वो भी एक दिन में कैसे ला सकता है? जरूर कुछ दाल में काला है, मुझे पता करना होगा। हाँ। इसके बाद वो जमींदार का पीछा करने लग जाता है। हरिया एक दुकानदार से गाजर खरीद कर फिर से गुफा की ओर जाने लगता है और जमींदार भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तब जमींदार देखता है कि हरिया एक गुफा के अंदर जाता है जहाँ पर ढेर सारे खजाने रखे हुए होते हैं। अरे ये क्या, इतना सारा सोना! अब समझ में आया कि ये एक दिन में इतने सारे धन कहाँ से इकट्ठा किया था। पर ये चाहता तो ये सारा धन ले जा सकता था। लगता है इसने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि किसी को शक हो जाएगा, इसलिए थोड़े ही धन लेकर आया था। चलो कोई बात नहीं, अब ये सारा धन मेरा हो जाएगा। उसके बाद जमींदार हरिया के जाने का इंतजार करता है और जैसे ही हरिया उस गुफा से निकल जाता है तभी जमींदार जल्दी से अंदर जाता है और जितना हो सके उतना धन एक पोटली के अंदर भरकर अपने साथ उठाकर ले जाने लगता है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। इतना सारा धन मुझे जल्दी से यहाँ से इसे घर ले जाना होगा, और भी तो धन उठाने हैं। जमींदार खुश होकर वो धन को लेकर गांव जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि गांव में कुछ सैनिक लोगों से पूछताछ कर रहे होते हैं। उनमें से एक सैनिक की नजर जमींदार की पोटली पर जाती है। आज ही सुबह एक चोर राजमहल से ढेर सारा धन लेकर भागा था और हम उस चोर को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम्हारी इस पोटली में क्या है? हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया। अगर सैनिकों को पता चल गया कि इसमें सारे धन है तो ये मुझे चोर समझेंगे। इसमें तो कुछ भी नहीं, ये तो बस घर का राशन ले जा रहा था। पर देखकर तो नहीं लगता है कि इसमें राशन है। मुझे अपनी पोटली दिखाओ। जिसके बाद सैनिक जबरदस्ती जमींदार से वो पोटली छीन कर देखता है तो देखता है कि उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। मुझे तुम पर पहले से शक हो गया था। अब बताओ कि तुम्हारे पास इतने सारे धन कैसे आए? इसका मतलब तुम ही वो चोर हो जिसने राजमहल में चोरी की थी। साथियों, पकड़ लो इस चोर को और ले चलो महाराज के पास। अरे नहीं, मैंने ये चोरी नहीं की। मेरी बात तो सुनिए। तभी वहाँ हरिया और सुधा भी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि सैनिक जमींदार को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। अरे ये क्या जमींदार जी, ये सैनिक आपको पकड़कर क्यों ले जा रहे हैं? आपने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया हरिया, ये मुझे चोर समझ रहे हैं। अब तुम ही इन्हें बताओ कि मैंने ये धन उसी गुफा से लिया था जिस गुफा से तुमने भी धन लिया था। मुझे अपनी जमीन छुड़वाई थी, और बताओ। पर जमींदार जी, मैंने उस गुफा से एक भी सोने का सिक्का नहीं लिया। मैं तो एक पेड़ को काटा था जिसे 100 वर्ष लग जाते हैं बड़ा होने में। वो बहुत दुर्लभ पेड़ था, उसे बेचकर मैंने आपसे अपनी जमीन छुड़वाई थी। हाँ। अरे ये तुम क्या कह रहे हो हरिया? मुझे लगा तुमने उस गुफा से धन निकाला था। अब मैं फंस गया हूँ। मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। चिंता मत कीजिए जमींदार जी, आपने वहां से इतने सारे धन लिए एक साथ, इसलिए आपके साथ ये बुरा हो रहा है। अगर ये धन फिर से गुफा के अंदर रख देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ। इसके बाद हरिया उस धन की पोटली को सैनिक के हाथ से छीन लेता है और गुफा की तरफ जाने लगता है। जंगल की ओर सैनिक भी उसका पीछा करने लगते हैं। हरिया जल्दी से उस गुफा के अंदर चला जाता है, सैनिकों की नजरों से छुपते हुए। अरे ये आदमी कहाँ गया? जरूर इसी जंगल में छुपा होगा। साथियों, उसे चप्पा चप्पा ढूंढो। क्या बात है हरिया, आज तुम इतने सारे धन लेकर क्यों आए हो? ये तो वही धन है ना जो जमींदार यहाँ से चुरा कर भागा था। हाँ, और ये धन यहाँ रखने आया हूँ मैं, ताकि जमींदार किसी मुसीबत में न पड़ जाए। अब मैं तुमसे एक मार्ग मांगना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ रहना या इस खजाने का यहाँ रहना ठीक है, क्योंकि कोई भी इस खजाने को देखेगा तो वो उसे लेकर यहाँ से जरूर जाएगा।
जिससे वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा मार्ग बताओ कि ये खजाना और तुम दोनों यहाँ से गायब हो जाओ। हाँ, अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ खिलाना होगा। जैसे ही तुम मुझे कुछ खिलाओगे मैं आजाद हो जाऊंगा और मेरे साथ साथ ये खजाना भी विलुप्त हो जाएगा। उस गधे के ऐसा कहते ही हरिया जल्दी से उस गधे की रस्सी को खोल देता है, और जैसे ही वो रस्सी खोलता है तो वो गधा और खजाना अचानक से ही वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी वहाँ सैनिक अंदर आ जाते हैं। आखिरकार तुम मिल ही गए। मुझे ही लगा था कि तुम यहाँ आस पास ही छुपे हो। अब चलो, तुम्हें हमारे साथ राजमहल चलना होगा। तभी एक दूसरा सैनिक दौड़ते हुए वहाँ पर आ जाता है। रुक जाओ मित्र, इसे छोड़ दो। इसने कुछ नहीं किया है, ये निर्दोष है। हमें चोर मिल चुका है। उस चोर को मंत्री जी ने अपनी बुद्धि से पकड़ लिया है और उससे वो सारा धन भी मिल चुका है। इसलिए अब इसे पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद वो सैनिक वहाँ से चला जाता है और हरिया भी अपने घर चला जाता है, जहाँ पर सुधा और जमींदार भी होते हैं, और उन्हें हरिया सारी बात विस्तार से बताता है। शुक्रिया हरिया कि तुमने मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया, और मुझे भी माफ कर देना। मैंने जब वो खजाना देखा तो मैं लालच में आ गया था, और इसलिए मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगा, मुझे माफ कर देना। इसके बाद जमींदार को भी अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वो माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। और हरिया के पास भी अब उसकी जमीन आ चुकी होती है, और उस पेड़ को वो बेचकर थोड़े धन भी बचा लेता है, जिससे वो अपनी जिंदगी आराम से जीता है, बिना किसी चिंता के साथ। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।